Assalamualaikum students. Today we are going to discuss electronegativity. ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी. हम पीरियोडिक टेबल में हमने इसका ट्रेंड चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करती है. ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है. तो इसमें देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, relative tendency of a bonded atom in a molecule to attract the shared electron pair towards itself is called electronegativity. किसी भी बॉन्डेड एटम की, सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दो एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं. तो इस बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को, ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर से बनाया हुआ है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. ठीक है, दूसरी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एबिलिटी है किसी भी एटम की मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करने की. ठीक है, अपनी तरफ विड्रा करने की मतलब ये एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है बी, इनमें से कोई भी एक एटम ऐसा होगा जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रा करने की और दूसरे की कम होगी. अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूल ले लें तो उसके अंदर क्या होती है, दोनों की सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो सेंटर के अंदर ही रहेंगे. जबकि दो डिफरेंट एटम की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होगी. अब इसमें से हमने ये देखना है कि कौन सा एटम है जिसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ड्रा करने की. तो जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी ड्रा करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यही कुछ इस तरह की ही चीज़ हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती थी या रिलीज़ होती थी. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पढ़ते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे फ्लोराइड के लिए हम पढ़ते थे, क्लोराइड के लिए पढ़ते थे, इस तरह से सिंगल एक एटम के लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए. जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम डिस्कस करते हैं बॉन्डेड एटम के दरमियान में, दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम के लिए और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है. उन फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक साइज़. हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, लेफ्ट राइट डिक्रीज़ होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है. तो जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी ही टेंडेंसी ज़्यादा होगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. देखें, हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज़ छोटा है. जब एटॉमिक साइज़ छोटा है तो क्या होगा, सपोज ये इधर न्यूक्लियस और ये शेल है, एटॉमिक साइज़ छोटा है तो उसके ऊपर क्या होगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी. जहाँ पे साइज़ छोटा होगा, और साइज़ छोटा हमें पता है कि लेफ़्ट राइट साइज़ डिक्रीज़ होता है, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है. उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा. तो एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. ठीक है, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होगा. नंबर ऑफ़ इनर शेल्स की बात करें, जैसे हमने टॉप टू बॉटम बात करते हैं, टॉप टू बॉटम इनर जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं. जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं तो उसकी वजह से एटॉमिक साइज़ का होता है, बढ़ता जाता है. एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज ऑन आयन. हम देखते हैं कि अगर किसी के ऊपर चार्ज है, सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है Fe3 पॉजिटिव
और Fe2 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, इसके ऊपर चार्ज कम है। अगर हम इन दोनों के एटॉमिक साइज़ को कंपेयर करें तो Fe3 पॉजिटिव है, उसका जो साइज़ है वो स्मॉलर होगा ना देन Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, इसमें से कम इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे उनका स्मॉल साइज़ क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा। और अभी हमने पढ़ा जिसका साइज़ स्मॉल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। 3 पॉजिटिव है तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बनिस्बत इन 2 पॉजिटिव के। यहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे एस करैक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। जैसे कि हम कहते हैं sp3 से हम sp2 की तरफ मूव करें और फिर sp की तरफ मूव करें तो यहाँ पे 50% s और 50% p होता है। यहाँ पे s करैक्टर क्या है, इंक्रीज हो गया है। एस करैक्टर इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि वो एटम जो अटैच हैं वो किस तरह के हैं और किस दूसरे एटम के साथ अटैच है। नेचर ऑफ एटम पे भी, और द एटम इज़ बॉन्डेड, विच एटम इज़ बॉन्डेड, किस एटम के साथ अटैच है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि PCl3 PF5 PCl3 PF5 दोनों के अंदर देखो फास्फोरस सेंट्रल एटम है हमारे पास, लेकिन उस यहाँ पे जो है 3 Cl अटैच है, यहाँ पे 5 F अटैच है। तो इन दोनों का केस में फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एटम्स भी अटैच जो हैं वो भी डिफरेंट हैं और उनकी क्वांटिटी भी डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स अटैच जो हैं वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 5 हैं। तो इसी लिहाज से दोनों के केसेस में फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, अगर हम इनके ट्रेंड की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न हम वही अगेन पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और अगर टॉप टू बॉटम बात करें तो इनमें नंबर ऑफ़ शेल की एडिशन होती है। नंबर ऑफ़ शेल जैसे ही इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे उनका एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं लेकिन जनरल ट्रेंड यही होता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और लेफ़्ट टू राइट हमारे पास साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दिखाई गई हैं एलिमेंट्स की हमारे पास। ये यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड था, जो उसके फैक्टर्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, एटॉमिक रेडियस वगैरह हो गया, उनको हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए डिस्कस किया है। आज हम थोड़ा सा इसको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें होता है क्या, देखें हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम देखें या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखें तो क्या होता है, डी ब्लॉक में उसके अंदर भी लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, लेकिन ये जो डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़ है लेफ़्ट टू राइट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जैसे कि हमारे पास टिपिकल या ट्रांजिशन एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर होता है।
जैसे कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर हम ट्रेंड देखते हैं कि हमें एक अच्छा खासा डिक्रीज़ इन साइज़ नज़र आता है एटम्स के अंदर, या एटॉमिक साइज़ जो है वो अच्छा खासा हमें उसमें चेंज नज़र आता है कि वो डिक्रीज़ होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डिक्रीज़ तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, या कह लो कि स्लो डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़ होता है, थोड़ा स्मॉल डिफरेंस होता है इनके एटॉमिक साइजेस में। हम लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को और एंड तक मूव करते हैं, तो उनके एटॉमिक साइज़ में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो रहा होता है। इसकी रीज़न क्या है? देखें, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे यहाँ पे। हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो फर्स्ट रो है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो फर्स्ट रो है उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसकी सीरीज़, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट की फिलिंग है वो 3D में और 4s में होती है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पहले s के अंदर फिल हो जाते हैं, उसके बाद d में फिल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाते हैं s में, फिर यहाँ से एक फिलिंग होगी, फिर 2 फिर 3 4 5 इस तरह से d जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर फिलिंग होती है। ये 4s के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखें, अब जब नॉर्मल हम एलिमेंट की बात करते थे उसके अंदर एटॉमिक साइज़ जो डिक्रीज़ हो रहा था वो हम कहते थे कि उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था। मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते जाते हैं, जिसकी वजह से साइज़ छोटा होता जाता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास ये देखिए सबसे एंड वाला जो शेल है वो एस है। अब जो 3D के अंदर फिलिंग होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर फिल होते हैं, तो ये वैलेंस शेल से इनर वाला शेल है, मतलब 4 जो है वो लास्ट वाला है, जबकि 3 जो है वो 4 से पहले आता है, इसको इनर शेल बोलेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो इनर शेल के अंदर होती है। अब जब इनर शेल के अंदर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 1 to 10 तक फिलिंग होनी है। अब डी के अंदर 1 से पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से इंक्रीज़ होते होते 10 इलेक्ट्रॉन तक उनकी फिलिंग हो जाती है। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी के अंदर वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो जितने ज़्यादा डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे वो क्या करेंगे, वो आउटर मोस्ट जो शेल है जो S4s शेल है उसको स्क्रीन करेंगे, उसको शील्ड कर देंगे। ठीक है, शील्ड मतलब क्या था, हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डी के अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को 4s तक नहीं पहुंचने देंगे। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कह लें कि उसके अंदर रुकावट बन जाएंगी, वो आगे खड़े हो जाएंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के लिए। तो उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन 4s तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुंचती जितनी कि यहाँ तक होती है। इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीन कर रहे हैं या शील्ड कर रहे हैं 4s शेल को, 4s सब शेल को। तो जिसकी जब उसको शील्ड कर रहे हैं उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी पहुंच ही नहीं रही, तो क्या होगी, इतना ज़्यादा डिक्रीज इन साइज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस वाले शेल को तो न्यूक्लियस इस वाले शेल को तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा, यहाँ तक उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब इसके अपनी तरफ ज़्यादा वो खींचेगा ही नहीं तो साइज़ के अंदर जो डिक्रीज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जैसे कि हम नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर पढ़ते थे। यहाँ पे स्मॉल डिक्रीज़ इन साइज़ होगा ज़रूर, लेकिन बहुत ही थोड़ा होगा। हम कहते हैं क्योंकि इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है वो शील्ड कर रहे हैं आउटर मोस्ट या 4s ऑर्बिटल को, वहाँ तक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को पहुँचने नहीं देते। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं पहुँच रही 4s तक या कम पहुँच रही है कंपैरेटिवली इस तक, तो यहाँ पे जो साइज़ का डिक्रीज़ होना है वो कम ऑब्ज़र्व होगा, स्मॉल डिक्रीज़ इन साइज़ होगा। ठीक है,
और टॉप टू बॉटम बात करें तो वो सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट का ट्रेंड होता है कि टॉप टू बॉटम हमारे पास ये साइज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ये हमारे पास था कि डी ऑर्बिटल के अंदर या ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर किस तरह से साइज जो है वो डिक्रीज़ होता है। अगर हम अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो तब क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर भी एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कि उसमें जो डिक्रीज़ इन साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा नहीं ऑब्ज़र्व किया जाता, बहुत स्मॉल इन डिक्रीज़ इन साइज़ होता है। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर इस तरह की थोड़ा सा वेरिएट करता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होना चाहिए था कि इसके अंदर भी क्या होता है 4F और उसके बाद 6 पीरियड की अगर हम बात करें तो 6S, ठीक है, और दरमियान में 5S भी आएगा। इनके अंदर फिलिंग होती है, 4F के अंदर फिलिंग होती है और ये वाले जो होते हैं वो फिल होते हैं। अब ये भी इनर शेल है जैसे डी था। अब F के अंदर एलिमेंट जो हैं वो क्या होने फिल होने हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमने पढ़ा था कि इतना ज़्यादा चेंज ऑब्ज़र्व नहीं होता, तो 4F में ये क्यों नहीं हम ऑब्ज़र्व करते कि इसका भी ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिहेव करे। तो ये कंपैरेटिवली डी ब्लॉक एलिमेंट्स से इनके जो एटॉमिक साइजेस होते हैं उनमें ज़्यादा डिक्रीज़ जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ज़्यादा जो एटॉमिक साइज़ जो है उनके अंदर जो डिक्रीज़ आ रहा है वो हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। क्यों, किस तरह से हम करते हैं, इसमें क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो सब शेल है उसको शील्ड कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम डी और एफ़ को कंपेयर करें तो इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है और एफ़ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है वो कम होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के इनके अंदर फिलिंग हो रही है वो उसकी जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो इस शेल के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता। जब शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है हमारे पास या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होता एफ ब्लॉक एलिमेंट की निस्बत, तो इनके अंदर जो डिक्रीज़ इन साइज़ होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे डिक्रीज़। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हम ट्रेंड चेक करते हैं लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ का वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, उसको ही हम और डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। इसी बेस पे हम इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके लिए आप स्पेसिफिक टर्म सुनोगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें ये होता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक साइज़ होता है वो स्टडी इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से उसकी जो साइज़ क्या है वो कंट्रैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक रेडियाई होता है, उसको आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो सेम ही है जैसे कि हम पहले उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब जैसे जैसे रेडियस आयन हैविंग सेम चार्ज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से, या जैसे जैसे हम उसमें लेफ़्ट टू राइट ऑब्ज़र्व कर रहे थे और कि वो डिक्रीज़ होता है तो इसमें भी डिक्रीज़ होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है तो इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी की हम डेफिनेशन ही देखते हैं कि उसमें ये होता है कि हमने कितनी आसानी के साथ किसी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करवा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान में होती है, मतलब ना वो एस जितनी एस की आयनाइजेशन एनर्जी है और जितनी पी की आयनाइजेशन एनर्जी है उनके दरमियान में होगी। अब देखिए हमारे पास एस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट वाले, और जैसे जैसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते जाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो दोनों के दरमियान में का बिहेवियर जो होता है वो शो करेगा। जैसे कि एस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि पी की होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है ना, तो इसमें क्या होगी, इसके दरमियान की चीज़ हम ऑब्ज़र्व करेंगे।
इसमें भी अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो सेम ट्रेंड फॉलो करेगा कि लेफ़्ट टू राइट जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। जो कि हमारे पास स्टेबल एलिमेंट होते हैं जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि उनमें कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल होते हैं, उसकी वजह से उनकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा वो आयना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फर्स्ट उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। और सेकंड की बात करें तो जाहिर है वहाँ से भी फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें भी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके ट्रेंड में, लेकिन हमें यहाँ पे आयनिक रेडियस में इनके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो करना था और ये ऑब्ज़र्व करना था कि इन जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर नॉर्मल एलिमेंट से थोड़ा सा वेरिएट करता है उनका जो डिक्रीज़ इन साइज़ है। वो क्यों करता है, क्योंकि हमारे पास इनर शेल की फिलिंग हो रही होती है, इनर सब शेल जो होते हैं वो फिल हो रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल के अंदर आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर फिलिंग होती है, जबकि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनर सब शेल की फिलिंग की वजह से एटॉमिक साइज़ इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज़, जितना कि हम नॉर्मल में करते हैं। लेकिन जब डी और एफ़ को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि डी का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होता है, जबकि एफ़ का शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से एफ़ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो फिर थोड़ा सा वेरिएट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, वो तो इंक्रीज़ होती है स्कैंडियम टू जिंक से, लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो इसके अलावा अगर हम क्रोमियम और कॉपर की बात करें तो हम देखते हैं कि क्रोमियम और कॉपर के अंदर क्या होता है, जैसे क्रोमियम के अंदर है 3D है ना, 5 है, हर डी सब शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि कॉपर के अंदर 3D 10 है, मतलब ये हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड है। अब हमने पढ़ा था कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा होगी। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ट्रेंड फॉलो करेगी जैसे कि हम नॉर्मल के लिए बात करते हैं। फोर्थ पीरियड ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन वही बात की इरेगुलरली होती है। ठीक है। अदर रोज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होती हैं वो भी सिमिलरली बिहेव करती हैं। इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। ये हम बार बार रीज़न पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है तो इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इसी तरह से अगर हम वो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, उसकी बेस पे बात करें, जैसे कोई भी मेटल है और फिर M+1 और M2+, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसके ऊपर जैसे M2 पॉजिटिव है तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। उसके बाद M+1 और सबसे एंड पे M होगा। अगेन यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेटली वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ट्रेंड्स थे उनको भी स्टडी कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है रिडॉक्स पोटेंशियल का, उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।